यार बिजनेस और ब्रांड तो सेट कर लिया, लेकिन यार ये जो मार्केट के ट्रेंड्स चलते हैं इसमें कुछ नया निकल के आता है, कुछ नया न्यू न्यू थिंग उसमें डाल के उसे और ज्यादा बूस्ट करती है और कंपनीज तो ये आइडियाज कहाँ से ढूंढती हैं। मतलब ये इतने वैरायटी में आइडियाज सक्सेसफुल ये कैसे होते हैं? क्या ये इसके लिए कोई तरीका अपनाते हैं? क्या इसका भी कोई तरीका है या नहीं? हेलो guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, इज ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रियली अ चैलेंज टू डू सो और नॉट। मतलब कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना क्या बहुत चैलेंजिंग टास्क? क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडिया सोचना क्रिएटिवली, क्यूरियोसिटी के साथ, मतलब कुछ हर बार कुछ नया सोचना। अब आप सोचे देखो कि ये चीज हर बार नया सोचना चैलेंजिंग तो होगा, क्योंकि हर बार कुछ नया लाना इज अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि जैसे सपोज आपके दिमाग में वैरायटी ऑफ थॉट्स आते हैं, ये ट्राई कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में इनफाइनाइट अमाउंट्स ऑफ थॉट्स रहेंगे, लेकिन आप सारे थॉट्स को रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं ला पाते हो, क्योंकि कुछ थॉट्स आपके इतने ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। मतलब फंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सपोज एक ब्रांड सेट कर रहे हो, एक बिजनेस सेट कर रहे हो एंड आपका एक प्रोडक्ट है एंड आप उसमें कुछ यूनिकनेस डालना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यू रिक्वायर द इनफ फंड्स फॉर इट टू। अब देखो, अगर आपका मेगा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तब तो चलो इट्स अ नॉर्मल, तब तो आप यू कैन ट्राई फॉर इट। पर जरा सोच कर देखो, एक नया ब्रांड है, एक नया प्रोडक्ट है, उसमें आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो इट विल अफेक्ट डेफिनेटली योर फाइनेंशियल बजट, बिकॉज बजट मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी होता है जब हम नवा या नया कोई स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं। देखो, जो बिजनेस पहले से सेट है, दे कैन टेक द रिस्क to try something new. Either it will give them profit or loss, doesn't matter, but they can at least think of taking that risk, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस है, उनके पास उतना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल है कि बैकअप में अगर सपोज उनको लॉस भी उठाना पड़ता है तो वो उसको बैलेंस आउट करके रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि दे कैन टेक द रिस्क। रिस्क वही इंसान लेता है जिसके पास बैकअप प्लान या इन वर्ड्स में कहा जाए तो फंड्स होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत फंड्स है कि थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत है तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखो, एक नया ब्रांड, इसके पास कोई फंड्स नहीं है, ना कोई टर्नओवर है साल का, तो मंथली भी अर्निंग नहीं हो रही उससे, तो उस टाइप में अगर आप कुछ नया ट्राई करो, डेफिनेटली इट्स अ रिस्क। क्योंकि आप तो नया ट्राई करोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं। अब देखो, मार्केट में तो यार कुछ भी चीज कभी चली जाती है, कभी नहीं भी चलती, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हर बार चेंज होता रहता है, क्योंकि इट रिवॉल्व्स लाइक अ साइकिल। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आ गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में पुराना ट्रेंड जो पहले से चल रहा था ट्रेंड वो वापस आ गया, तो इट्स लाइक अ ओल्ड ट्रेंड रिटर्न बैक। बट फिर इसमें सोचने वाली बात है कि हर बार मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फिर तो बदलनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल बदलनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब सपोज कभी फैंसी ग्लासेस का फैशन आ गया, कभी कभी स्टाइलिश ग्लासेस का फैशन आ गया, कभी कभी बेसिक ग्लासेस का फैशन आ गया, कभी कभी लेंस पहनने का फैशन आ गया, तो अलग अलग वैरायटी में चीजें चलती रहती हैं। अब फैशन की इंडस्ट्री में देखो तो वहां पे बहुत वैरायटी है, इतने अनगिनत आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। कुछ ट्रेंड्स को बहुत ही वियर्ड भी है, कुछ नॉर्मल भी है, कुछ क्लासी है, कुछ बैलेंस है, तो इट्स गोज लाइक इन दैट। अब इसी तरह से अगर आप एक बिजनेस मॉडल में समझो, जैसे आप प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई भी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट अगर वो मार्केट की नीड्स फुलफिल करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, तो इट गोज इन अ स्टेबलाइज सेल्स। अदरवाइज तो यू नेवर नो,
अब यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या रोल प्ले करते हैं और ये इतना चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप इसको डीपली समझ गए तो आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब भी करना चाहें, वर्क करना चाहें, यू कैन डू दी प्रोफेशनल वर्क देयर विद अर्निंग अ प्रोफेशनल सैलरी, जो कि नॉर्मली जैसे ग्रेजुएट्स को मिलती है, तो दे अर्न। अब आप सोच के देखो कि ये इतना टफ टास्क क्यों हुआ? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यही है कि हर बार कुछ नया सोचो। बेसिकली अगर आपके पास एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड सपोज आपने कोई एक आइडिया सोचा आपके दिमाग में, ठीक है, एंड आपने उसको पेटेंट करा लिया जाए। अगर आपको पेटेंट के बारे में डिटेल में समझना है तो उसकी भी मैंने पॉडकास्ट बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वहां मैंने डिटेल में बताया था कि प्रोटोटाइपिंग और पेटेंट का फायदा एंड प्रोज एंड कॉन्स एक्सेट्रा। अब सपोज आपके पास कोई आइडिया है जो आपने अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा है एंड आप सोच रहे हो मैं किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करूं, ठीक है, एंड सपोज आपको कोई एक रैंडम बड़ी कंपनी मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड है आपके आइडिया, ठीक है, एंड दे टॉक विद यू, आप उनसे गेट टुगेदर करके बातचीत करते हो कि ये करके आइडिया, ऐसे ऐसे करके फंड्स हैं, इधर इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें आप एक्सप्लेन कर देते हो कि ऐसे ऐसे। अब सामने वाली जो कंपनी है वो डिसाइड करती है अपने दिमाग की कैलकुलेशंस। अब आप बोलोगे कि वो ऐसी कैसी कैलकुलेशन करते हैं? तो बेसिकली दे ब्रेनस्टॉर्म देयर थॉट्स, मतलब जो उनके सामने प्रोडक्ट है दे फर्स्टली थिंक कि वो मार्केट में फिट भी होगा कि नहीं, कि मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, मार्केट में स्टेबलाइज सेल्स मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। भले ही कितना ही नया प्रोडक्ट हो, बट अगर वो मार्केट के नीड्स को फुलफिल कर रहा है, मार्केट के ट्रेंड्स को फुलफिल कर रहा है, देन इट्स अ प्रॉफिटेबल टास्क, प्रॉफिटेबल ऑप्शन, प्रॉफिटेबल चॉइस, अदरवाइज इट्स अ लॉस चॉइस। मतलब लॉस भी नहीं कह सकते, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेबल चॉइस, की रिस्क वाली बात हो जाएगी। क्योंकि देखो जब कोई नई चीज ट्राई की जाती है तो उसके साथ रिस्क तो आता ही आता है, लेकिन वही बात है कि अगर वो नई चीज चल गई मार्केट में तो चल गई, नहीं चली तो वो रिस्क सिचुएशन में डाल के आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में रिस्क में डाल सकते हैं। तो इसी कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बड़ी बड़ी जितनी मेगा टाइकून कंपनीज हैं, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड ये और कौन सी, रिलायंस होगी, ठीक है, विदेश में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, टेस्ला हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी ब्रांड्स हैं, हर एक ब्रांड को, हर एक कंपनी को, बड़ी से बड़ी कंपनी को भी, मेटा हो गया, गूगल हो गया, सबको ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन्हें हर बार कुछ नया ट्राई करना होता है। बिकॉज ये एक बड़े बिजनेस टाइकून जरूर हैं, बट they have to bring something new every single time so that they can maintain their standards of the level, कि वो अपना एक हाइप बना के रखे कि हम हर बार कुछ नया लेके आए। तो इसी कारण से यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर बार कुछ नया ट्राई करने के लिए रिस्क उठाने को ये तैयार होती है बड़ी कंपनीज की। दे नीड आइडियाज एंड वो आइडियाज रियल वर्ल्ड से या तो रिलेटेड हो या इंस्पायर्ड हो। मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए प्रोफेशनल सैलरी मिल सकती है, लेकिन आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट है, वो रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल हो पाना चाहिए। मतलब इतना भी नामुमकिन हो जाए कि वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही ना हो पाए। थॉट ऐसा हो कि वो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन के साथ बैलेंस आउट कर सके या रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को सल्यूशन दे सके, कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रियल वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है तो उसका भी सल्यूशन दे सके, प्लस वो प्रॉफिट भी हो, सेल्स भी स्टेबलाइज करे, इसके साथ कुछ नया हो। तो ये अब आप सोचोगे तो काफी लंबा टफ टास्क है, तो डेफिनेटली इट्स अ टफ टास्क। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमारी जो गाड़ियां हैं, अगर आपने गाड़ियां देखी हो, बड़ी बड़ी जितने भी ब्रांड्स की गाड़ियां, फोर्ड हो गया, वॉल्क्सवैगन हो गया एंड ये मारुति सुजुकी हो गई, होंडा, इस सब कार्स का ना CO2 एमिशंस होता है, ठीक है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज हमें स्टार्टिंग बचपन से पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से ओजोन लेयर डिप्लीशन हुई है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन बेसिकली जो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, तो उसको
उसका जो क्या बोलते हैं डिप्लीशन हो रहा है वो CO2 के कारण हो रहा है। जो ये ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इनसे निकलती है CO2 एमिशंस होती है, वो स्पेस में जाके एयर में जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो बहुत एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ओजोन लेयर पूरी गायब हो गई है। एक बार ओजोन लेयर गायब हुई तो जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे ऊपर पड़ेगी एंड हमारा सारी बॉडी जल जाएगी। मतलब क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है ना सूरज की असली तापमान अगर आपको बताऊं मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो हमारे पास जो सनलाइट आती है ना, जो सूरज की रोशनी आती है, ये ओजोन लेयर के कारण से फिल्टर हो जाती है। जैसे वो ना कि चाय छानते हो तो जो छलनी होती है, जो आप चाय को छानते हो, छलनी में चाय पत्ती रह जाती है, नीचे चाय निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो सन की रेज है ना, स्पेस में अगर आप जाओगे तो बहुत खतरनाक है। तो ये जो ओजोन लेयर छलनी का काम करती है कि वो सन रेज इस ओजोन लेयर रूपी छलनी से पास होकर फिर वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे आती है, उतनी जितनी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। आप खुद सोचो, देखो आप नॉर्मली अगर अब जैसे गर्मियां गई, आप छत पे घूम के देखना, आपसे घूमा नहीं जाने का क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड आपका या तो सर घूमने लगेगा या फिर आपको बॉडी में कोई ना कोई इश्यू होने शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उतनी सनलाइट हैंडल आउट ही नहीं कर पा रहे हो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस स्पीड से ये CO2 एमिशन बढ़ता जा रहा है तो ओजोन लेयर डिप्लीट होना काफी स्पीडली प्रोसेस से बढ़ रहा है। अब अगर इसी तरह होता रहेगा तो फिर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली मौसम जो है ना, वेदर वेदर जो है उसका एक बैलेंस नहीं रहेगा और इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर सर्दी हो रही तो पेतु की सर्दी होने लगेगी, गर्मी हो रही तो पेतु की गर्मी होने लगेगी। इसी तरह से अगर बारिश हो रही तो पेतु की बारिश होगी। अब आप सोच के देखो कि एक मतलब जितनी बारिश आपकी एक लैंड को चाहिए उससे ज्यादा अगर बारिश उसे मिले तो लैंड तो फिर खराब हो जाएगा ना। इसी कारण से इसके सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारी कंपनीज सॉल्यूशन ढूंढ रही है कि CO2 एमिशन का कैसे सॉल्यूशन देखा जाए। एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया देखो, ये रिसाइकल वेस्ट होता है ना जो चल रहा है, ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन सोचे जा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे हमारा वेस्ट जनरेट होता है। इसका यूज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 10 साल 20 साल तक भी खराब नहीं होता और वो वैसा का वैसे ही रहता है। तो डेफिनेटली अगर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को यूटिलाइज कैसे किया जाए। अब सोच कर देखो कि अगर इस चीज को हम यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज इन द सेंस इस चीज को हम कन्वर्ट कर सके इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो कैसा लगेगा? जैसे बहुत सारी विदेश में किया है कि रिसाइकल से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया, वाटर एनर्जी होती है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है, तो इन सब से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है। क्योंकि बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है ना, नॉर्मली अगर आपने बिजली की सप्लाई देखी होगी तो इसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट ये इफेक्टिव है। AC करंट जो आता है ना, ऑल्टरनेटिव करंट, ये इफेक्टिव है, लेकिन ये उसका कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो इसके लिए आपको चाहिए जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप इसको बजट में देखा जाए तो कॉस्ट की बिजली की जो कॉस्ट है बढ़ रही है। इसी कारण से लोग या फिर कंपनी सॉल्यूशन ढूंढ रही है कि हम कैसे इसकी कॉस्ट को मैनेज कर सकें। इसी कारण से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं, जो नेचुरली अकरिंग सोर्सेज हैं, इनसे एनर्जी क्रिएट करने से सूरज की रोशनी होगी, सोलर एनर्जी, पानी हो गया वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, या फिर विंड एनर्जी, हवा चल रही है तो हवा से एनर्जी क्रिएट करना। तो बेसिकली ये अलग अलग तरह के ऑप्शन है कि आप इनसे भी एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। अब सोचो देखो कि यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्या बेनिफिट है? नंबर 1, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हम इन चीजों को यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि जिस स्पीड से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है एंड सूरज की किरणें हमारे पास आ रही हैं, तो वो कहीं हमें फुली डैमेज ना कर दे, इसलिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि अगर वो सूरज की रोशनी आती भी है उतनी क्वांटिटी में तो हम उसको यूटिलाइज कर सके, उसको यूज में ला सके, रादर देन बिकमिंग अ डिस्ट्रक्शन ऑप्शन। इसी कारण से बहुत सारी कंपनी, जब बहुत सारी विदेश की कंपनी स्पेस में जो भी है वो
इन चीजों को थिंक आउट करें, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग कि इनका सोल्यूशन क्या किया जाए, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि वो स्पेस में जो ये सूरज का इतना हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, मिलियंस ऑफ मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसको यूटिलाइज कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक कंसेप्ट और निकल गया था इसके बीच में, एस्ट्रॉइड माइनिंग। अगर आपने कभी सुना हो, एस्ट्रॉइड माइनिंग बेसिकली है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना, ये टूटते तारे जो गिरते हैं, कॉमेट अलग होता है, एक होता है एस्ट्रॉइड, जो एक पत्थर था जो स्पेस में अगर ऐसे गिरा तो उसके कारण से डायनासोर डिप्लीट हो गया। अब आप बोलोगे कि इंफिनिटी एक पत्थर के गिरने से पूरे के पूरे डायनासोर कैसे डिप्लीट करते हैं? वो एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। देखो क्या है कि एक पत्थर डेफिनेटली कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता, लेकिन वो पत्थर अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। मतलब कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आपके सामने अगर वो आया तो आपके साथ साथ आपके आसपास के हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि जो ये स्पेस होता है ना, ये एक इतना बड़ा, मतलब एक ऐसे सर्कल समझ लो या एक एक्लिप्स समझ लो, इसमें रिवॉल्व करती रहती चीजें। तो ये जो स्पेस में कोई भी एक पत्थर भी होता है, इतना छोटा सा पत्थर भी अगर वो किसी प्लैनेट के ऊपर गिर भी गया ना तो बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। क्योंकि देखो स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है स्पीड को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है? अगर आप क्या बोलते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर देखो, डेफिनेटली आपकी स्पीड बैलेंस में है, ग्रेविटी है। लेकिन जो स्पेस में ना, वहां पे ये चीज अलग ढंग से वर्क करती है। तो वहां पे अगर आप कोई चीज को छोड़ दोगे ना तो घूमती रहेगी और एक टाइम पे आगे घूम के आके वापस अगर वो टकराई तो डिस्ट्रॉय कर देगी उस चीज को। तो बेसिकली ये ऐसे हो गया कि एक कांच का गिलास आपके सामने समझ लो, एंड आपने उस कांच के गिलास के सामने बुलेट को फायर कर दिया। बुलेट समझते हो ना? हाँ, तो वो बुलेट को फायर कर दिया तो डेफिनेटली उस कांच के साथ जैसे वो बुलेट ऐसे टच करेगी, कांच गायब हो जाएगा। मतलब उसके इतने हिस्से हो जाएंगे कि पता भी चलेगा, और आवाज आएगी एंड वो तो शॉट निकल गया एंड वो कांच टूट जाएगा बीच से। एक बार में जैसे ही बुलेट कांच को टच करेगी और उसके पार जाएगी, कांच के ऐसे छितरे हो जाएंगे, यहाँ से एक कांच यहाँ और वो पूरा ऐसे टूट जाएगा। या तो ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे करके हो जाएगा। इस वजह से कभी किसी क्रैकर का बर्स्ट देखो तो उस ढंग से वर्क करती है कि ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये इतनी स्पीडली ट्रैवल करते हैं। फायर क्रैकर्स अगर आप देखते हो तो उन्हें जो बर्स्ट किया जाता है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट को रिलीज करते हैं। मतलब बेसिकली क्रैकर से दूर रह के बर्स्ट किए जाते हैं। अदरवाइज उनके पास जब उनके पास से बहुत हीट निकलती है, इतनी हीट ही निकलती है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कि वो आपको बर्न भी कर सकती है बहुत बुरी तरह से। इसी कारण से उनसे दूर रहने को कहा जाता है। अदरवाइज रिस्क लेने वाले तो देखेंगे। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब सोच के देखो कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग अनलिमिटेड अमाउंट में की जा सकती है। जब किसी भी कैटेगरी में हो, आपको कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी हो, कोई हार्डवेयर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई कोडिंग आइडिया हो, या कोई बिजनेस करना, कोई ब्रांड करना, हर चीज में ब्रेनस्टॉर्मिंग अवेलेबल है। इवन नॉर्मल मार्केट में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज किया जाता है ताकि सेल्स को इंक्रीज आउट किया जा सके। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज है जिसको एक कंसेप्ट बनाया हुआ है। जब जो ग्रेजुएट करके कंपनीज में काम करते हैं वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग कंसेप्ट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यही है कुछ नया ट्राई करना। हर बार कॉमन सी बात है, यूनिक, हर बार कुछ यूनिक ट्राई करना। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अगर कुछ नया ट्राई करें तो मार्केट में चलेगा कि नहीं, मार्केट के लिए उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या बिल्ड करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी कि वो मार्केट में फिट बैठ जाए या फिर मार्केट में बैलेंस हो। अदरवाइज क्या होगा, वो आपका प्रोडक्ट अगर नया होगा भी तो कंपटीशन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके जैसे और निकल के आएंगे। अगर सपोज अगर कोई नया प्रोडक्ट है आपने उसके निकाला, उसके जैसे और कॉपी निकल आएंगे प्रोडक्ट्स, तब क्या करोगे? तब फिर वो ऑब्वियस सी बात है, वो बैलेंस आउट नहीं होगा। इसी कारण से जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट ट्राई किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, तो उसके साथ साथ उसका ट्रेडमार्क करवाया जाता है, उसे रिजर्व कराया जाता है, ताकि अगर उसकी कोई कॉपी हो तो फुली ना हो जाए। अदरवाइज तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा ना उसका। फुली कॉपी हो जाएगा फिर तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसी कारण से जितनी भी बड़ी कंपनीज ब्रेनस्टॉर्म करके कोई नया आइडिया, कोई नया टेक्नोलॉजी को ट्राई करती है, सबसे पहले उस आइडिया को रिजर्व करके देख लेती है कि वो पहले रिसर्च कर लेते हैं कि वो आइडिया यूनिक है कि नहीं, ऐसा है कि रेवोल्यूशनरी है कि नहीं। अगर वो आइडिया रेवोल्यूशनरी है तब तो ठीक है, तब तो फिर वो उसको रिजर्व करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखो
कोई भी कंपनी है, बड़ी बड़ी मेगा कंपनी जब किसी एक आइडिया पे काम करते हैं तो उनका बहुत सारा इंडस्ट्री का खर्चा सब सारा मैनेज होता है, ठीक है, बहुत खर्चा है। इसी कारण से वो बहुत सोच समझ के चैलेंज लेती हैं, सोच समझ के रिस्क लेती हैं, और जब वो रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली वो रिजर्व कर लेती हैं ताकि उन्हें उसका लॉस ना हो। क्योंकि सोच के देखो, आपने मेहनत करके एक आइडिया तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया, अचानक से वो आइडिया मार्केट में उसकी कॉपी हो जाए, इंस्टेंटली स्पीडली कॉपी हो जाए, तो फिर क्या करोगे? फिर आपको लगेगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, इतना खर्चा किया, एंड यही मॉडल सेम टू सेम किसी और ने भी सेम टू सेम बना दिया, एंड टेक्नोलॉजी भी सेम। तो वहां पे क्या, वहां पे तो आप क्वेश्चन में लग गए, अरे भाई फिर मेरी मेहनत का क्या रह गया? इसी कारण से जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है तो वो आइडिया के हिसाब से डिपेंड करता है। अब सपोज अगर आप, ये तो एक आइडिया वाली बात होगी अगर बिजनेस या ब्रांड करो तब, अदरवाइज अगर आप एक जॉब कर रहे हो कि कंपनीज को आइडिया सजेस्ट करो कि सर इस चीज पे काम करके देखो, दैट्स अ डिफरेंट पीओवी। हर देखो, आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का पीओवी का फर्क है कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन, बट अगर आप कंपनी के लिए करते हो देन इट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि दोनों में रेवेन्यू सिस्टम जनरेट होगा। अब अगर आप किसी कंपनी के लिए करोगे तब भी रेवेन्यू जनरेट होगा, अपने लिए करोगे तब भी रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है। हमारे दिमाग की इमेजिनेशन कहां से कहां जा सकती है, नोबडी नोज, क्योंकि इमेजिनेशन इज इनफाइनाइट। इमेजिनेशन हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। मतलब इट्स लाइक, आप अगर आप सोचोगे कि आप नॉर्मल लाइफ में तो एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर आप इमेजिनेशन में जाना चाहो तो इमेजिनेशन में तो आप पूरा यूनिवर्स भी घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आइडियाज ही कुछ ढंग से हमारे वर्कआउट होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी स्पीडली चलती है, इतनी स्पीड ऑफ लाइट हमें लगता है फास्ट, लेकिन हमारी स्पीड ऑफ थॉट स्पीड ऑफ लाइट से काफी गुना फास्ट है। अब आप बोलोगे कैसे कैसे इन्फिनिटी, ये कैसे पॉसिबल है? यही है, चाहे आप इसकी रिसर्च करके देख लेना, जो स्पीड ऑफ थॉट्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 गुना फास्ट है। इमेजिनेशन तो इतनी मतलब वास्ट अमाउंट में होती है कि आप उसकी कल्पना भी जितनी करोगे, जितना इमेजिन करोगे, उतना ही और इमेजिनेशन एडवांस होते चलेगा। जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है, उसका कोई साइज अभी तक नहीं निकाल पाए ना कि बेसिकली उसका साइज कितना है, उसका एंड कहाँ पे यूनिवर्स का नहीं मिला। इसी कारण से ये जो इमेजिनेशन है ये भी इसी तरह से रिलेट किया जा सकता है कि इमेजिनेशन भी एंडलेस है, इनफाइनाइट है। जैसे यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ऐसे ही इमेजिनेशन भी इनफाइनाइट है। बस तरीका है कि सही ढंग से उस इमेजिनेशन को यूटिलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि मतलब कि उस इमेजिनेशन से आप कोई प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है सिर्फ इमेजिनेशन में नेगेटिवली सोचते रहना, सिर्फ ये सोचते रहना लाइफ ऐसे चल रही वैसे। अरे यार, इमेजिनेशन से कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी सोच लो, क्या पता आप कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। जैसे सपोज ये कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी चीज है कि ये आप जरा तो मेगा लेवल पे इसके लिए अभी तक कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला है कि CO2 को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कैसे करें। इसी तरह से वेरियस अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जब कोई क्रैकर बर्स्ट होता है, या फिर कोई ये क्या बोलते हैं रिसाइकल के जो पॉलिथीन ये सब बर्न करते हैं, तो इससे जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये सारी गैसेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सके, ये गार्बेज को कैसे यूटिलाइज किया जा सके। तो दीज आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। देखो, सिचुएशन आपके सामने है, बस ढूंढने की जरूरत है, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढोगे, आपको अपने आप ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, अपने आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइडियाज आ जाएंगे। उसके लिए ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। नहीं आते आइडियाज तो फिर मार्केट रिसर्च करना सीखो, मतलब गूगल करो, टेक्नोलॉजी देखो कि इन सब चीजों के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनी है कि नहीं। जब वो फोटोज देखोगे तो फिर अपने माइंड में आंखें बंद करके उस चीज के बारे में सोचो, क्या मतलब आपको कोई एक आइडिया आ जाए, फिर उसकी डायग्रामेटिक सिस्टमैटिक वे से डायग्राम ड्रॉ करो पेपर पे। एक बार ड्रॉ कर दिया, फिर अगर आप सपोज किसी कॉलेज में हो या किसी यूनिवर्सिटी में, तो अपने टीचर जो सीनियर जो भी आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हैं आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में, आप उनसे बात करो। या फिर आपका कोई बड़ा प्रिंसिपल है या फिर कोई वाइस चांसलर है, VC है, जो भी है, उन सबसे बात करो, उनसे पूछो कि ये चीज है, क्या ये चीज पे हमें काम करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि इसी तरह से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की शुरुआत होती है। या फिर आप अगर टीचर से करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मेरे पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं टीचर के साथ उनके साथ क्वेश्चन कर सकूं इस चीज के ऊपर, तो आप अपने किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी दोस्त, कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक जो आपके साथ इंटरेस्टेड हो इस आइडिया पे काम करने के लिए, आप उनके साथ बातचीत करो। एंड दे थिंक
अगर उनके साथ बातचीत हो जाती है एंड आपका बैलेंस बैठ जाता है, देन यू कैन गो टू द टीचर, प्रिंसिपल एक्सेट्रा वाइस चांसलर वगैरह, सर सर ऐसा करके वी कैन ट्राई और नॉट, मैम ऐसा करके वी कैन ट्राई और नॉट। क्योंकि देखो आइडिया जो है हमारी इमेजिनेशन से होता है। फंड्स की रिक्वायरमेंट ऐसे फुलफिल हो सकती है, या फिर अगर आप किसी ब्रांड में हो या बिजनेस है आपका, तो आप इन्वेस्टर के पास जाने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करो, ताकि इन्वेस्टर जब आपसे क्वेश्चन करे कि ये आइडिया में ये एक्सेट्रा प्रोज सब जो भी उसको रिक्वायरमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो जब पूछे तो आपके पास सारे सवालों का जवाब हो। मतलब सारे नहीं, मतलब जितने हो सके कोशिश ये रखना कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास सवालों के आइडिया हो, मतलब सोल्यूशन हो या फिर आंसर हो, और आंसर भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ फैंसी सा आंसर ना हो। तब तो डेफिनेटली इट्स बिकमिंग अ पॉजिटिव थिंग, तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, आपके लिए एक सोल्यूशन बन सकती है फंड्स वाला। क्योंकि देखो जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है, आइडियाज तो बहुत सारे इनफाइनाइट अमाउंट्स ऑफ आइडियाज आते हैं, लेकिन कितने आइडियाज को हम सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने आइडियाज से हम बेनिफिट ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स। क्योंकि इमेजिनेशन तो इनफाइनाइट है, इमेजिनेशन में तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उस इमेजिनेशन को नेगेटिव इंपैक्ट में न डाल के पॉजिटिव इंपैक्ट में डालना इज अ बिग चैलेंज। क्योंकि जो थॉट्स हैं वो तो चलते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं, अभी भी थॉट चल रहे हैं, लेकिन कितने थॉट्स को हम अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करके पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, आइदर अपॉन अस और अपॉन द सोसाइटी और अपॉन द वर्ल्ड। मतलब कि हमारा जो भी हमारे दिमाग में आइडिया चल रहे हैं, हम उससे किस पे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, खुद के ऊपर डाल रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं, वर्ल्ड के ऊपर डाल रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर डाल रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि हमारी इमेजिनेशन कितनी है, मतलब हमारा पीओवी कैसा है। जैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वैसे ही हमारी इमेजिनेशन हो जाएगी, वैसे ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे आइडियाज की। क्योंकि देखो हर किसी का सोचने का तरीका पीओवी अलग है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, देखने का नजरिया है। जब देखने का नजरिया अलग है, ऑब्वियस बात है आइडियाज भी अलग होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का वे भी अलग होगा, तरीका टेक्निक होती है ना इमेजिनेशन करने की। अब आप बोलो इमेजिनेशन की कोई कैसी टेक्निक हो सकती है, होती है। देखो जब हमें किसी रियल वर्ल्ड की चीज का सोल्यूशन देखना हो या फिर टेक्निकल वे में कोई सोल्यूशन ढूंढना, डेफिनेटली वी नीड अ राइट वे टू इमेजिन, राइट वे टू ब्रेनस्टॉर्म। अब आप बोलोगे कि राइट वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? देखो राइट वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग देन इमेजिनिंग। मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए इमेजिन कर रहे हो। कि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये है, ठीक है, ये एक सिंपल से ग्लासेस है, आपके सामने ऐसे रख दिए गए कि देखो यार ये ग्लासेस है। अब मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताओ कि इसमें क्या ऐसा कुछ नया ट्राई किया जा सकता है जो इसकी सेल्स को बढ़ा सके। बेसिकली ये 100 रुपए का आइटम है, मुझे इसे 200 रुपए का बेचना है, बताओ कैसे बेचे, मतलब इसका सोल्यूशन। तो आपके सामने ये रख दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रख दिया एंड आपने इसका फ्रेम ऑब्जर्व किया। देखो आपको सबसे पहले क्या है, अगर आपको पास ऐसा कोई सवाल आ जाए एंड आपका कोई बिजनेस या फ्रेंड ऐसे कोई पूछे कि आपके सामने ग्लासेस रखे हैं, ये 100 रुपीज के बिक रहे हैं, मुझे इसे 200 के बेचते हैं, तो इसमें क्या ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाए कि ये 200 के हो जाए। तो वेराइटी ऑफ आइडियाज मिलेंगे, अगर आपके पास पूरी टीम है तो कहीं सर ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, पर वही आइडिया कैप्चर आउट होता है जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। कि बेसिकली ग्लास तो यही है, ठीक है, 100 रुपए के हो चाहे 200 रुपए को, फर्क क्या पड़ेगा, डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कि सपोज कोई कह दे कि सर इसमें ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, तो वो सबसे पहले तो दिमाग में ये सोच लेगा जो सामने बैठा है कि ये चीज पॉसिबल भी हो पाएगी रियल वर्ल्ड में की। तो यहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना आना चाहिए कि इस चीज में किस ढंग से आप इमेजिनेशन कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैंने इसका एग्जांपल ले लिया कि मेरे सामने से ग्लासेस, ठीक है, तो मैंने ग्लासेस देख लिया, मेरी आईज ने उसे कैप्चर कर लिया, ठीक है, उसकी इमेज मैंने सारी डायमेंशन ऐसे करके पूरा देख लिया। जैसे ये ग्लासेस है, तो मैंने इसको पूरा ऐसे देखा, मैंने इसकी शेप देखी, ऐसे देखा, पूरे ग्लासेस को ऑब्जर्व करो, ये एक सही तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। ग्लासेस को रखा रखा ऑब्जर्व करो, ऐसे करके फुली ऑब्जर्व करो। अब आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा, एक बार आपने 2 मिनट तक पूरे ग्लास की फ्रेम को लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारा ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको रख दो साइड में एंड आईज को क्लोज करो। आपने आईज क्लोज करी, जो आपने अभी देखा आपके दिमाग में वो घूम रहा होगा, उसे वैसे घूमते रहने दो। एंड जैसे आपने अपने दिमाग में घुमाया कि चश्मे आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख लो, ट्राई टू इमेजिन एंड अपने आप उसे दिमाग में घुमाने की कोशिश करो लाइक अ 3D मॉडल,
कि आपके सामने एक ग्लासेस है, उसका ऐसा फ्रेम है, आपने ऐसे करके देखा, उसे अपने दिमाग में ना ऐसे करने की कोशिश करो कि वो घूम रहे हैं। इमेजिन करो कि वो चीज को आप 3D मॉडल की तरह घुमा पा रहे हो। जैसे जैसे आप घुमा पाओगे, फिर आप इमेजिन करो कि इसका प्राइस 100 रुपए है, हमें 200 रुपए करना है, तो हम इसका ऐसा क्या इसमें चीज करी जाए 200 रुपए करा जाए। बस आपके दिमाग में कोई ना कोई एक आइडिया स्ट्राइक करेगा, फिर उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, या फिर वो आइडिया सजेस्ट करो कि ये चीज में हम ये चीज ट्राई करें, क्या बोलोगे। एंड फिर उसकी रिसर्च करो कि वो मार्केट में ट्राई किया गया है कि नहीं, वैसी कोई चीज ट्राई की गई है कि नहीं। एक बार आपको इसका पता चल गया, फिर जब आपको इस चीज का पता चलेगा कि हाँ ये चीज अभी मार्केट में ट्राई नहीं की गई, ये बिल्कुल यूनिक है, फिर आप ये कैलकुलेट करो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, इसका बजट कितना बनेगा। अगर वो बजट 200 रुपए का, अगर आप इसे बना रहे हो 100 से 200 कर दिया, ठीक है प्राइस, एंड साथ में इसमें जो फाइनेंशियली आपका बजट इन्वॉल्व होगा, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, उसके भी फंड्स दिए दुगना हो जाएगा सपोज, ठीक है कि 200 रुपए का चश्मा है, खर्चा आपका 400 रुपए का होगा, तो आप प्रॉफिट कैसे होगे। तो प्रॉफिट बेसिकली आपको इसे फिर और महंगा बेचना पड़ेगा कि आपने तो 200 से 200 करने के लिए टेक्नोलॉजी एक बूस्ट डाल देना, टेक्नोलॉजी कुछ डाल तो ऑब्वियस बात है उसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। अब वो 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि 10-10 रुपए का, कैलकुलेट करो बिजली का खर्चा, टेक्नोलॉजी का खर्चा, सामान लगेगा जो उसमें 68 चीजें, ठीक है, ये तो होगा छोटा मोटा खर्चा। अब आपको डेफिनेटली उससे प्रॉफिट भी लेना है, तो प्रॉफिट के लिए आपको उसका अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी इंक्रीज ना हो जाए कि वो चीज मार्केट में आउट ऑफ रेंज चली जाए, कि लोगों की पॉकेट की रेंज से आउट ऑफ रेंज चली जाए, ठीक है। तो तब तो फिर उसकी सेल्स ही नहीं हो पाएगी। तो आपको ऐसे ढंग से उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, उसका प्राइस भी मिनिमम रेट मतलब इतना रहे कि नॉर्मल उसे कस्टमर बाय कर सके, प्लस उसके लिए वो स्टाइलिश भी हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि नयापन हो, स्टाइलिश ना हो कि क्लासिक हो, बेसिक हो, लेकिन कुछ नया हो, साथ में उसमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट बढ़ाना है। तो आप सोचो देखो कि इसका एग्जांपल दूं ना मैं, एमआई के फोन्स है, एमआई के, रेडमी के फोन्स आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो उसमें हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। एमआई के फोन्स में आपको हर बार कुछ नई टेक्नोलॉजी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो पॉकेट फ्रेंडली है, उनका जो बजट है वो मैनेज किया जाता है। उन स्मार्टफोन्स का बजट पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण से आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो, कि नॉर्मल एमआई का फोन अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आता ही इस रेंज में है कि वो टेक्नोलॉजी को भी लेके आ रहे हैं, साथ में बजट का भी ध्यान रखते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि अगर आप कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हैं तो मार्केट के बजट से बाहर ना चले जाए, क्योंकि अगर मार्केट की नीड से बाहर चली गई या रेंज से बाहर चली गई तो फिर उसकी सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आपको बेनिफिट ना होके उसका उल्टा लॉस हो जाएगा। इसी कारण से जो निकोलस टेस्ला था, निकोलस टेस्ला ने एसी करंट इन्वेंट किया है, ऑल्टरनेटिव करंट, जिसके कारण से बिजली इतनी दूर तक ट्रैवल कर पाती, पहले नहीं थी, उसके कारण उसने जब टेक्नोलॉजी थी उसके कारण से बिजली तारों के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर, ये सब होनी की उसकी दी है। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जो वायरलेसली बिजली सबको दे सकती थी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इंटरनेट होता है ना, वायरलेस इंटरनेट चल रहा है आजकल, ठीक है, कि रूटर लगा लो इंटरनेट मिल जाएगा। तो इसी तरह से निकोलस टेस्ला ने भी सोचा था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए लोगों के पास बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर जाए। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यही थी ना कि उस टेक्नोलॉजी को, जब यूनिक तो था आइडिया, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, पर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने उनके साथ उनपे इसके इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसने यही पूछा था कि इससे इन रिटर्न कितना प्रॉफिट होगा। तो निकोलस टेस्ला ने बोला कि ये बेसिकली लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, इससे प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं, नो, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस जब प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा तो इन्वेस्टर के दिमाग में एक रिस्क बैठ जाता है कि अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा तो फिर इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। तो बस यही एक क्वेश्चन उठता है। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल दो, सबसे अभी लेटेस्ट चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जो टेक्नोलॉजी है ओपन एआई की बनाई हुई, तो इसमें भी तो यही सवाल है ना कि चैट जीपीटी पहले फ्री था, ठीक है, चैट जीपीटी सबके लिए अवेलेबल था। आज के टाइम में जीपीटी 4 आ गया है, जीपीटी 4 करके मॉडल आया हुआ है, ठीक है, एंड जीपीटी 4.0, 4.2, 4.5 इस तरह से टेक्नोलॉजी आ रखी है। अब आप जरा ये सोच कर देखो कि इन मॉडल्स का बेसिकली बेनिफिट क्या है। बेसिकली ये इसलिए है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी टेक्नोलॉजी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो आइडियाज की। गूगल जेमिनी है, गूगल जेमिनी तो एक नया प्लेटफॉर्म आया है जो गूगल जेमिनी का ही प्रोडक्ट है, जिसमें आप गेमिंग के 3D एनवायरनमेंट भी एआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो आप सोच के देखो आज के टाइम में तो एआई के थ्रू आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो।
डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन वही बात आ जाएगी कि आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया है, एआई तो आपको बता देगी ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन वो कर पाओगे आपकी नहीं, वो भी तो डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखो बजट में तो मेंटेन करना है, तो आज के टाइम में तो आप एआई के थ्रू बजट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का आइडिया ढूंढ सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपके पास ऑप्शन है, बस फर्क ही बस बात उतनी है कि आपकी इमेजिनेशन कहां तक है, दैट डिपेंड्स। आपका पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू किस ढंग से है, तभी आप एआई का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज उसका बेनिफिट का लेके उसका आप नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हो। क्योंकि देखो एआई तो मैन मेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली हमारे नॉर्मल इंसान की कैपेसिटी से ज्यादा वर्कआउट करती है, लेकिन उसको सही ढंग से यूटिलाइज करने का तरीका तभी पॉसिबल है जब आपकी इमेजिनेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट के तरफ मोटिवेटेड हो या पॉजिटिविटी में बिलीव करते हो। अगर नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ नेगेटिव इम्पैक्ट आइदर ऑन द सोसाइटी, ऑन द वर्ल्ड, ऑन द यूनिवर्स, etc। तो देखो स्पेस में जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं उनका जो वेस्ट डेवलप होता है वो स्पेस में घूमता रहता है। वेस्ट सैटेलाइट का कोई भी डिस्ट्रक्शन मटेरियल वो वेस्ट घूमता रहता है। इस तरह से वेरियस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज होते हैं। यूरेनियम हो गया, ये टाइटेनियम, वाइब्रेनियम, चलो फिर भी बैलेंस है। यूरेनियम के कितने सारे बाय पार्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा हजारियस हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल तो है बट पावरफुल भी उतनी है कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का सही ढंग से यूटिलाइज करना सीख जाए तो पावरफुल भी बहुत ज्यादा है। आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा है। क्योंकि देखो क्या है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है ना बहुत ज्यादा स्पेस के हमारी एटमॉस्फेयर में बैलेंस आउट करता है। इसी कारण से जितने भी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनके पास जाने से ही उनके अराउंड इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज आउट होती है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज तक कर सकती है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे एंड बहुत ही ज्यादा सीवियर तरीके से, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से। इसी कारण से जितने भी रेडियो एक्टिव एनर्जी मटेरियल्स होते हैं उनका बहुत ध्यान से यूटिलाइज किया जाता है। इवन जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इन सबको इस ढंग से बनाया गया होता है कि वहां पे उसको सेफली यूटिलाइज किया जा सके। दे नो दैट दिस रेडियोएक्टिव मटेरियल की एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है एंड वो हजारियस है। इसी कारण से आपने मोबाइल की बैटरीज देखी होगी, तो मोबाइल की जितनी भी बैटरीज बनती है, लिथियम आयन बैटरीज, इनके अराउंड में जब भी इनकी डेवलपमेंट की जाती है तो आप कभी देखना वहां पे अगर उसमें कोई एक ऐसी रेडियोएक्टिव मटेरियल की चीज देखने को मिलेगी तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए बहुत ही हाई फाई लैब बनाई जाएगी ताकि उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे प्रीशियस मटेरियल्स हैं जो कि रेयर होते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, तो मोबाइल के अंदर यूटिलाइज किए जा सकते हैं ताकि मोबाइल की जो प्रोसेस है, यूटिलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज किया जा सकता है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो चलो बेसिकली कहीं भी मिल जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जो बहुत रेयर है, ठीक है, तो उन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना इज अ बिग चैलेंज। जैसे सपोज आप सोच के देखो कि एल्यूमिनियम फॉइल जो है, अब एल्यूमिनियम फॉइल हमें पता है वो खाने को गर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है कि उसके अंदर अगर आप खाना रखोगे तो गर्म रहता है, ठीक है। अब अक्सर सोच के देखो कि एल्यूमिनियम फॉइल की टेक्नोलॉजी को हम आज की रियल वर्ल्ड में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए आपको सबसे पहले तो उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि नहीं, तो आप उस तरह से वैरायटी ऑफ चीजों को सोच सकते हैं। क्योंकि आइडियाज तो देखो चलते रहते हैं, इमेजिनेशन है हमारे हाथ में कि टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, हम इसमें एडवांसमेंट और कैसे ला सकते हैं। क्योंकि देखो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी में अगर आप एडवांसमेंट लाना चाहते हो, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, तो आपको सबसे पहले तो ये इमेजिन करना है इसमें और क्या नया लाया जा सकता है, कि और क्या नया इसमें ट्राई किया जा सकता है चीज। जब आपको ये चीज पता होगी इसमें ये चीज ट्राई कर सकते हैं, उसमें वो चीज ट्राई कर सकते हैं, तब डेफिनेटली आपको आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी, हाँ हम इसमें ये चीज ट्राई कर सकते हैं एंड दिस कैन बी यूटिलाइज्ड। अगर आप इस तरह ढंग से सोचने बैठ जाओ कि एक टेक्नोलॉजी आ रखी है, इस हमने नई टेक्नोलॉजी आ रखी है, लेकिन और क्या इसमें नया ट्राई किया जा सकता है, और क्या इसमें न्यू थिंग लाई जा सकती है, दैट्स अ टफ टास्क। क्योंकि इसके आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे सपोज एमआई का कोई नया फोन आया या फिर एप्पल की कोई नई टेक्नोलॉजी है, आप ये सोचो वो टेक्नोलॉजी तो आपके सामने आपने देख ली कि नवी नवी है, आप सोचो कि और इसमें क्या एडवांसमेंट की जा सकती है। जब आप इस ढंग से सोचना शुरू करोगे तो आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना थोड़ा टफ टास्क ना होके इजी बनता चला जाएगा। क्योंकि जब आप ये सोच देखोगे आपके सामने पहले से एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके और एडवांस आप क्या कर सकते हो, तब आप जब ये चीज का डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाओगे एंड वो पॉसिबल करना सीख जाओगे, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग विल
नॉट बी बिकमिंग अ चैलेंज फॉर यू। ब्रेनस्टॉर्मिंग फिर आपके लिए नॉर्मल चीज लगे, अरे टेक्नोलॉजी तो मेरे सामने, इससे और एडवांस में क्या कर सकता हूँ। तो बस जब आप ये डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाओगे चीजों का, तब तब आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाएगा आपके लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉर्मल होगी, अरे यार ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हर कोई कर ही लेता है, ऐसे लगने लगेगा आपको। तो अब आप यहाँ पे सोच कर देखो कि आपने डिफरेंस क्रिएट करना सीख लिया, क्योंकि नॉर्मल जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना लोग, क्रिएटिव पीपल, दे यूज्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमेशा कहा जाता है डायलॉग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि ये हमारे सामने बॉक्स है, इससे बाहर निकल के सोचो, आउट ऑफ द रेंज जाके सोचो, तब जाके एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। एंड आइदर इट्स अ प्रोडक्ट, एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लो तो वहां पे भी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो स्टोरी लाइन, अगर स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो मूवीज में एंटरटेनमेंट एंड वो अटैचमेंट नहीं जनरेट होते। तो इसी कारण से चाहे आप इसे इसमें देख लो, कंटेंट क्रिएटर में देख लो, यूट्यूब वीडियोस में देख लो, जब तक आपका अटैचमेंट नहीं फील होगा, आपको उससे जिस चीज के लिए आपने वो चीज सर्च करी, जब तक आपको वो सर्च फुलफिल नहीं होती उस वीडियो से, तब तक आप ढूंढते रहते हो वीडियो। जब आपको फुलफिल हो जाती है तो यू ओके ओके सब सोल्यूशन। क्योंकि देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा, उसका आंसर चाहिए ना, तो क्वेश्चन का आंसर के लिए गूगल करते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, एज सिंपल एज दैट। तो यही से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। आजकल तो चलो एआई के थ्रू आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि गूगल सर्च करूं या यूट्यूब वीडियो देखूं, तो एआई की मदद ले सकते हो। एआई के लिए आपको सारा काम करके आराम से दे सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि आइडिया तो एआई का होगा ना, फिर उसमें आप कैसे उसको समझोगे कि वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो ब्रेन यूज हुआ एआई का, आपका नहीं यूज हो रहा है ना। आप तो सिर्फ सोच रही हो कि एक सवाल है जिसका आपके दिमाग में आइडिया नहीं, तो एआई को बोलो, एआई मुझे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया दे इस टॉपिक पर, इस टॉपिक पे, एआई लेटेस्ट के हिसाब से आपको दे देगी। लेकिन फिर आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट डिपेंड्स मोस्ट। क्योंकि अगर आप उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे उस समय, तो फिर वो आइडिया बस आइडिया के तरह रह जाएगा, कि वो सिर्फ आइडिया था, आइडिया है और आइडिया ही रह जाएगा, उसको अब रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही ना करोगे। तो रियल वर्ल्ड में अगर पॉसिबल टेक्नोलॉजी करनी है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग करनी आनी चाहिए। जैसे वो है ना, आपने आयरन मैन मूवी देखो, जो जार्विस है, तो जार्विस जरा सोच के देखो कि कितना एडवांस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, आरडीजे टोनी स्टार्क जो उसका कैरेक्टर है, वो उस ढंग से उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर पा रहा है कि वो 3D प्रिंटिंग से अपना पूरा का पूरा सूट प्रिंट कर रहा है। जरा सोचो कोई कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में। ये टेक्नोलॉजी अभी पॉसिबल है, बट बहुत बहुत कॉस्टली है। मूवीज में जो साइंस फिक्शन मूवीज होती है, फिक्शनल मूवीज होती है, वो इस ढंग से इमेजिनेशन कर जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल होती है। अब जरा सोचो रखो, आपने बहुत पुरानी साइंस फिक्शन मूवी देखी होंगी 90s के टाइम की, 2000 के टाइम की, उनमें ना जाने क्या क्या बताया होगा कि 2030 में ये हो जाएगा, 2050 में ये हो जाएगा, 2090 में ये हो जाएगा। अरे टर्मिनेटर मूवी का एग्जांपल ले लो, जो इसकी आर्नोल्ड स्कैवेंजर की है। इसमें रोबोट्स को कैसे दिखाया गया कि रोबोट्स हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड फिर वो हम पे क्या बोलते हैं, रूल करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली दैट्स अ चांस, क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजिकल बूस्ट चल रहा है, वो आई थिंक ये टाइम जल्दी ना ला दे। क्योंकि देखो चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी जो है ना, ये सेप्टिलियंस पर सेकंड पे इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सेप्टिलियंस बहुत ज्यादा होता है, बिलियन ट्रिलियन, उसके बाद आता है आगे आई थिंक ट्रिलियन के बाद सेप्टिलियन। तो इस ढंग से ये चलता नहीं, ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, एंड क्वाड्रिलियन के बाद आई थिंक सेप्टिलियन है। इस ढंग से चलता है, एक सीक्वेंस है इसकी। तो ये बहुत 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 ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर पा रहा है पर सेकंड या पर मिनट। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक किस्म से सुपर कंप्यूटर वाली पावर आ जाए कि एआई के पास अगर सुपर कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो यूटिलाइज हो जाए, तो जरा सोच देखो फिर ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि एआई जो है ना, वो हमारे सोच की इमेजिनेशन से काफी काफी ज्यादा एडवांस है। जरा सोचो देखो, हम अपनी ही खुद की इमेजिनेशन में गुम हो सकते हैं, तो एआई की इमेजिनेशन तो हमें कहां से कहां ले जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कि क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी में अगर एआई का यूटिलाइज किया जाए, तब तो फिर वो किस लेवल पे इमेजिनेशन होता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर समझ लो, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे ताकतवर कंप्यूटर होते हैं, जो कुछ भी सोच सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन दे सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। अब जो सोचते हैं वो उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाए, तो कितने हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं टेक्नोलॉजी बूस्ट को, इमेजिन भी किया जा सकता है।
इसी कारण से जो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने बोला कि अगर ये टेक्नोलॉजी इसी स्पीड से चलती रही तो ऐसा भी टाइम आ सकता है कि क्या पता कोई ऐसा एआई टूल बना दे जो नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगे नॉर्मल एआई टूल्स पे, एंड देन मे बी टर्मिनेटर मूवी वाला काम, टर्मिनेटर जेनेसिस ये सब हकीकत में भी हो जाए तो नोबडी विल बी, क्योंकि हमें नहीं पता ऑल ओवर द वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल बूस्ट कितना है। हमें लग रहा है ना कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बूस्ट बेसिक लेवल पे, क्या पता कहीं पे टेक्नोलॉजिकल बूस्ट बहुत ही एडवांस हो, कहीं पे किसी के पास बहुत ही अमाउंट में फंड्स हो और वो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दे, तब क्या करेंगे। तो दैट्स अ रिस्क। इसी कारण से टेक्नोलॉजिकल बूस्ट जब भी आता है साथ में रिस्क भी आता है एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। इसी कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है यार, तो वो जो भी हम चीज को यूटिलाइज करें वो इको फ्रेंडली हो, नेचर को वो क्या बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, प्लस सोसाइटी एंड क्या बोलते हैं वर्ल्ड के लिए भी तो वो बेनिफिशियल हो ना। इसी कारण से जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनको लीगली गवर्नमेंट से जब तक अप्रूवल नहीं मिलता वो अप्लाई नहीं करी जा सकती रियल वर्ल्ड, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को चेकआउट करती है कि वो इको फ्रेंडली हो एंड लोगों के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट हो। अगर वो लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी तो फिर उसके लिए अथॉरिटी नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर परमिशन नहीं मिलेगी करने का काम। इसी कारण से जितने भी ये टेंडर वगैरह भरे जाते हैं, जितनी भी ज्यादा चीजों को डेवलप किया जाता है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, सबके लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी देनी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट हर चीज को चेकआउट करते हैं कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं। अब कंपनी में यूं समझ लो कि आपके लिए कंपनी गवर्नमेंट बन गई है, कंपनी आपके जो भी आइडिया है उसके बेस पे आपको पे कर रही है। तो इसी ढंग से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सही ढंग से करना आना चाहिए। अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर वो वही बात है ना कि फिर यूनिकनेस क्या रहेगी, डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज क्या रहेगी। तो दैट्स अ क्वेश्चन। इसी तरह से मार्केटिंग में भी वेरियस स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। चाहे एडवर्टाइजिंग ले लो यार, एडवर्टाइजिंग में तो मार्केटिंग ही है, वहां पे भी तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। आपको सामने प्रोडक्ट है, उसे किस ढंग से प्रेजेंट करना, उसकी प्रेजेंटेशन किस ढंग से होनी चाहिए कि वो मार्केट में नीड क्रिएट कर सके एंड लोगों की या ऑडियंस के कस्टमर की अटेंशन ग्रैब कर सके। जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर की अटेंशन नहीं ग्रैब करेगा तब तक उसके सेल्स होने के चांसेस ऊपर नीचे रहते हैं, कंफर्म नहीं होते, गारंटी नहीं होती। इसी तरह से सपोज आपका कोई शू मेकिंग कंपनी है, जूते बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो जो शूज होते हैं, शूज पे भी डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं, जो अलग अलग डिजाइन होते हैं। या फिर स्लीपर्स बनाने की कंपनी है, स्लीपर्स बनाते हो, चप्पलें बनाते हो, चप्पलों पे भी तो डिजाइन क्रिएट किए जा सकते हैं ना। इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी, फैशन आइटम होगी, क्लोथ वेयर, फुटवेयर, गारमेंट्स हो गए, लिंजरी होगी, फूड आइटम्स होगी, बेवरेज होगी, कोल्ड, हर चीज पे कहीं ना कहीं पे डिजाइन या छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। तो हर चीज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, कौन सी चीज कहाँ सही लगेगी कि नहीं। इसी तरह से जब आपके दिमाग में आइडिया रहेगा उन्हें कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि मेडिटेशन करके आपका जो दिमाग है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पहले बैलेंस आउट हो जाए, पहले वो काम हो जाए। एक बार आपके अंदर की थॉट्स एंड इमेजिनेशन जो है बैलेंस आउट हो जाए, थोड़ा सा स्पीड उसकी बैलेंस हो जाए, देन यू कैन यूटिलाइज इट। अदरवाइज क्या होगा, इमेजिनेशन और आइडियाज तो आते रहेंगे लेकिन वो बिजली की रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज है, मैंने बताया स्पीड ऑफ थॉट्स, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा, तो वो चलते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो चलते ही रहेंगे। एंड आप सिर्फ एक आइडिया पे फोकस नहीं कर पाओगे कि आपके दिमाग में तो 100 आइडियाज हैं, किसी एक आइडिया को उठाओ, किसी एक आइडिया को उठाओ, नहीं, फिर और 100 आइडियाज, फिर उठाने की कोशिश करें, फिर और 100 आइडियाज, वो चलता रहेगा, एंड में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। आपको लगेगा अरे वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। इसी कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है ना, करने में चैलेंजिंग है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक आइडिया पे काम करना आना चाहिए। अदरवाइज मिलियंस ऑफ आइडियाज तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक आइडिया को तो रियलिटी में पहले बदल दें, फिर मिलियन आइडियाज को रियलिटी में बदलेंगे ना, ये होता है चैलेंज। क्योंकि मिलियंस ऑफ आइडियाज को अगर हम एक साथ रियलिटी में बदलेंगे तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फंड्स होंगे नहीं। एक आइडिया को रियलिटी में बदल दो, फिर दूसरे आइडिया को रियलिटी में बदल दो, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, छठे। इसी कारण से कंपनी में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इतनी बड़ी टीम को बिठाया जाता है, ताकि एक ही आइडिया पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ा जा सके, फिर उससे कुछ नया क्रिएट किया जा सके।
कि सपोज एक, जैसे मैंने चश्मे का एग्जांपल दिया था, अब इमेजिनेशन करोगे, मैं कुछ आंसर दूंगा, साथ में अगर टीम है वो भी कुछ आंसर देगी, अलग अलग लोगों की पीओवी आपने जनरेट करी, उनकी लिस्ट बनाई, फिर आपने अपनी इमेजिनेशन भी उसमें डाली, फिर कुछ नया किया। इट्स लाइक जैसे खाना है, ठीक है, खाने में आपने नमक ज्यादा डाल दिया तो उसका स्वाद नहीं रहता, ठीक है, खाने में अगर आपने मिर्ची ज्यादा डाल दी तो उसका स्वाद नहीं रहता। खाने का स्वाद कब लगता है, जब उसमें नमक और मिर्च एक बैलेंस सिचुएशन हो, तभी उसका स्वाद आता है। खाने में कुछ नया भी ट्राई कर सकते हो, कुछ अलग तरह का मसाला डाल दिया, जैसे कुछ ऐसी चीज डाल दी जो कुछ नया है, जो नॉर्मल लोगों ने नहीं खाया, जैसे कोई राजमा चावल है, ठीक है, राजमा चावल सबने खाया, अब आप राजमा चावल में क्या नया ट्राई कर सकते हो, कोई राजमा कड़ी चावल को मिक्स करके भी खा लेते, कोई कुछ कर ट्राई कर लेते, तो इस तरह से अलग अलग चीज अपने आप में यूनिक बन सकती है। तो इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जा सकती है। तो खाने के आइटम ले लो, किसी भी चीज में ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे ही करी जाती है, वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करती है, फिर वो उसकी जो सेल्स है वो बैलेंस आउट होती है। अब आप बोलोगे ये राजमा चावल कड़ी चावल की सेल्स है, अरे जो स्टॉल्स होते हैं ना, जो से आप जॉब करते हो, तो वहां जो स्टॉल्स में खाना मिलता है, वहां पे कंबाइन में मिलता है, फिर उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, तो वहां पे एक ऑप्शन है, अट्रैक्शन है ये, कि ये उनका यूनिक प्रोडक्ट है, आपको यूटिलाइज करने के लिए आपको अगर कंज्यूम करना है तो यू हैव टू पे, आप पे करोगे, आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, एंड वो हो गया उनका यूनिक प्रोडक्ट, जिसके उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करी थी कि इसमें ये ट्राई कर सकते हैं, उसमें वो ट्राई कर सकते हैं, मम्मी ऐसी ट्राई कर सकते हैं जिसके लिए। तो आप जरा सोच कर देखो भाई, इसी तरह से जो आइडियाज है ना वो चलते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन कितने आइडियाज को रिवॉल्व करने के बाद आप रियलिटी में बदल पा रहे हो, दैट इज अ बिग चैलेंज। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चैलेंज नहीं है, मतलब सोचना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है वो जो सोचा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, कि आपकी जो इमेजिनेशन में आइडिया आया है उसको रियलिटी में कैसे बदलोगे, दैट इज अ रियल चैलेंज। एंड अगर आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी इमेजिनेशन है, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते देन इट्स जस्ट एन आइडिया, बट अगर आप उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो देन इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसी कारण से आपने देखा होगा कितने भी वीडियोस देखते हो आप, तो हर वीडियो में कुछ नया देखने को मिलता है, तो उनके लिए वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हर बार कुछ नया ट्राई किया जाता है। ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना दिए, ट्रेंडिंग चीज के ऊपर वीडियो बना दिए, ट्रेंडिंग ऑडियो ले ली, बस एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें वर्कआउट होते हैं। तो इसी तरह से कोई भी कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल होते हैं या फिर कोई भी ब्रांड और बिजनेस अपना ग्रोथ करते हैं, क्योंकि दे यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे, आइदर मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अगर सोसाइटी को पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, वर्ल्ड को पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, तो मे बी हो सकता है वीडियो वायरल हो जाए, बड़े लेवल पे जा सकता है, यू नेवर नो। सो बेसिकली क्या है ना कि लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए। अगर लोगों को चीजें समझ आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, अट्रैक्टिव भी है, एंड उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, देन इट गेट अ बूस्ट ऑफ सक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ सक्सेस। जैसे बड़ी बड़ी मूवीज आज के टाइम में आप देखो ना, बॉलीवुड की कितनी कितनी 1000 करोड़ 2000 करोड़ जा रही है, वो बेसिकली इसीलिए जा रही है कि उनका स्टोरी लाइन, उनका ग्राफिक्स, उनके विजुअल, उनके वीएफएक्स, उनका बीजीएम सब आउटस्टैंडिंग है, ऑसम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, न्यू है, कुछ यूनिक है जो कभी ना देखा हो, ऐसा कुछ है। इसी कारण से वो इतनी आगे चलती है। बाहुबली मूवी जैसे अभी तक कोई मूवी आई थी, डोंट थिंक सो कभी बनी, ठीक है। बाहुबली मूवी इमेजिनेशन किस लेवल से गई है, ठीक है, कितनी रियलिटी उसमें, तो वो एक यूनिक आइडिया था। ऐसे राजा मौली के जो डायरेक्टर है उसने ब्रेनस्टॉर्म किया ना अपने दिमाग में, उसने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की, फिर उन सारी आइडियाज में उसने कुछ सिलेक्टेड आइडियाज पे फोकस किया, फिर उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया, एंड उन्हें कैप्चर आउट किया इन द फॉर्म ऑफ कैमरा, एंड उनको प्रेजेंट किया लोगों के बीच में मूवीज के फॉर्म में। वो इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया कि वो इतने बड़ा अमाउंट 1700-1800 करोड़ का मेगा नंबर टच कर गया। क्यों भाई, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दे हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर इट, दे हैव ब्रेनस्टॉर्म द वेरियस आइडियाज, ऑब्जर्व किया चीजों को, अंडरस्टैंड किया, तब उसे यूटिलाइज किया, उसे रियल वर्ल्ड में लोगों के सामने प्रेजेंट किया। बस ये सारा खेल है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, देन उसे रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल कर देना, एंड एप्लीकेबल करने के बाद वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंटेबल भी नहीं होगा then also it can give a negative effect। तो इसी कारण से जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, ये बहुत जरूरी है
कि वो सोसाइटी या वर्ल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है फिर उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस भी है देन उसके बाद ये होता है कि वो फाइनेंशियल बजट को बैलेंस आउट कर सकता है। अगर उसको भी बैलेंस आउट कर रहा है देन उसकी प्रेजेंटेशन पे फोकस किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। सर आपने देखा ना आजकल मोबाइल के लुक्स कितने मैटर करते हैं, उनकी ग्लासेस को कितना पॉलिश किया जाता है, उनके पीछे कितने अलग अलग तरह की चीजों को ट्राई किया जा सकता है ताकि स्टाइलिश कूल भी लगे। ये भी मैटर करता है ना, प्रेजेंटेशन में तो मैटर करती है। देखो यूनिक चीज तो है बट उसकी प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं हुई होगी तो फिर वो सेल्स पे इंपैक्ट डालते हैं, फिर लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्योंकि अगर लोगों को वो चीज अट्रैक्टिव तभी लगती है जब वो प्रेजेंटेबल में बहुत ज्यादा उनको नया भी दे दो प्लस पॉजिटिव फील दे दो। नेगेटिव इंपैक्ट जितना जाएगा तो फिर वो अफेक्ट डालता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स की ग्रोथ तभी होती है जब वो चीज पॉजिटिव पे डालते हैं। आप शूज पे जाते हो, किसी कपड़े लेने जाते हो, कितने वैरायटी के आपको एक तरह के कपड़े देखने को मिलते हैं कि ये देखो यहाँ पे ये है, ये देखो यहाँ पे ये है, लेकिन फिर आपको पसंद ही वही कपड़े आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे फिट बैठ रहे, सही फिट भी बैठ रहे, देखने में भी सही लग रहे हैं, साइज में भी सही है। तो इस ढंग से चीजें वर्कआउट होती है ना। तो ये चीज के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी करते हो, आप सिर्फ ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो एंड उसी ऑप्शंस के बेस पे आप चूज करते हो कि आपके लिए कौन सा क्लोथ सही है कि कौन सा कपड़ा सही है कि। तो यही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब आप बोलोगे इसमें क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग है? इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि कपड़े तो बहुत सारे हैं यार, ये ग्रे कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का, लेकिन कौन सा कलर आपको देखने में ज्यादा अपनी शेड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड ये आप नॉर्मली कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, कस्टमर से ही सीख लो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होता है। कस्टमर में तो चॉइसेस अपने दिमाग से सिलेक्ट करते हैं ना, तो अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व करो, आपको ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ आ जाएगा। अच्छा ऐसे ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस के बेस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीख गए तो फिर आप रियल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड रहोगे। रियल वर्ल्ड की आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग खतरनाक लेवल चली जाएगी। फिर आप जो भी आइडियाज दोगे वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल भी हो पाएंगे एंड साथ में फंड्स को बैलेंस कर पाएंगे। फिर आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग चैलेंज नहीं रह जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक जादू नहीं रह जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हकीकत बन जाएगा। आपको लगने लगेगा ये तो जादू सा हो गया कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इतने क्रिएटिव आइडियाज कैसे सोच पा रहा हूँ। ये है स्टाइल। तो इसके लिए आप या तो मेडिटेशन कर लो, ठीक है, मेडिटेशन तो है, जब तक मेडिटेशन नहीं होगी तो आपका दिमाग में फ्लक्चुएशन रहेगी थॉट्स की। अगर मेडिटेशन होगी तो दिमाग शांत रहेगा, फिर आप चीजों को सही ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे कि यस दिस थिंग इज बेनिफिशियल और नॉट, दिस थिंग कैन बी पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड और नॉट, is this thing an idea which I am thinking is giving me a positive impact or not. Either it is giving the positive impact to society, world, and balancing out our financial budget too, and giving us some vibe of uniqueness, unique thing. अगर ये सब चीज है, it's a good option. Otherwise brainstorming करते रहो, आइडियाज पे फोकस करते रहो, ट्राई करते रहो, क्योंकि ट्राई एंड ट्राई हार्डर एंड ट्राई अगेन। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, वो वगैरह डालो। तो बस ट्राई करते रहो, हर बार कुछ नया ट्राई करते रहो, ब्रेनस्टॉर्मिंग डालते रहो अपने दिमाग में। आइडियाज तो चलते रहेंगे, वो तो इन्फिनिट स्पीड है, वो चलती रहेगी, लेकिन कितने आइडियाज को रियली में पॉसिबल कर पाते हो उसके लिए तो आपको फिर ट्राई करके देखना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना रिस्क के लिए, बिना ट्राई किए तो कोई चीज समझ में कहां से ही आ जाएगी ना गाइस, क्योंकि जादू तो है नहीं, ऊपर से कोई आसमान से परी आके ऐसे जादू की छड़ी तो घुमाएगी। आपको खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपको सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। अर्निंग है तो अर्निंग का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, बिजनेस में आइडियाज का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, मार्केटिंग के लिए आइडियाज का कैसे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बिल्डअप करनी है, उसके लिए सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हर जगह एप्लीकेबल है। सेम इवन गाड़ी चलाने में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आपको शॉर्ट रूट कैसे ढूंढना है कि आपका जो कस्टमर है वो टाइम पे अपनी जगह पे पहुंच पाए, या रेस्टोरेंट में आपको खाना टाइम पे पहुंचाना है, या फिर आप रिसेप्शनिस्ट हो तो आपको किस ढंग से कम्युनिकेशन करनी है कि सामने वाला जो भी आपका कस्टमर है वो बैलेंस हो जाए, पॉजिटिव इंपैक्ट लेके जाए, आपके साथ पॉजिटिव मेमोरीज लेके जाए। ये सब चीजों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके इमोशंस जो हैं वो इस चीज में बीच में एक बैरियर बन जाएंगे, फिर आप सही ढंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप इमोशंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेके चलोगे तब तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में और भी ज्यादा बेनिफिट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशंस को अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने दोगे देन इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर यू।
कि उसका फिर रिस्क उठेगा। इसी कारण से जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना, इमोशंस तो देखो आते ही है दिमाग में कि ये चीज चलेगी नहीं चलेगी। टेंशन स्ट्रेस ना लेके ना सबसे पहले माइंड को शांत रखो एंड रियल वर्ल्ड से रिलेट करने की इमेजिन करने की ट्राई करो। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो देन मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करा हुआ आइडिया रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल भी हो जाए। यू नेवर नो कि हमारा जो भी आइडिया है वो यूनिक है कि नहीं। तो उसके लिए तो रिसर्च करनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को। जब आप अंडरस्टैंड ऑब्जर्व कर रहे हो तब ही आपको चीजें समझ में, क्योंकि देखो आप आइडिया तो किसी को जो मतलब आपको मार्केट का नहीं पता था कि मार्केट में चलेगा नहीं, तो इसीलिए शांति से जब आप कभी मार्केट में ट्रैवल करो ना, शांति से चीजों को ऑब्जर्व करते चलो, अंडरस्टैंड करते चलो, ये सोचो जो आपके दिमाग में जो आइडिया है चाहे वो मार्केट के कहीं पे आप देख पा रहे हो कि नहीं, या वो नीड फुलफिल कर पाने के लिए, या सवाल जवाब करो, सर्वे लो लोगों से, मतलब ऐसे नहीं सीधा नहीं, इस ढंग से लो कि अंडरस्टैंड साइलेंटली करो। जब साइलेंटली चीजों को अंडरस्टैंड ऑब्जर्व करो ना, आपको हर चीज का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, as सिंपल एज दैट। सो आई होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इज अ चैलेंज और नॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।